ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो आपके बॉडी में महीनों या सालों तक पड़ा रह सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। या फिर अगर लंग्स में है तो ये इजीली कम्युनिकेबल है और किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। सो वी हैव डॉक्टर विजय कुमार अग्रवाल जी, जिनको 25 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है इन ट्रीटिंग टीबी पेशेंट्स एंड सेविंग लाइव्स, बिकॉज इट इज अ ट्रीटेबल, प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल डिजीज। तो हर इंडियन को ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। ट्यूबरक्लोसिस क्या है और ये स्प्रेड कैसे होता है? ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है, जिसको हम आम भाषा में टीबी बोलते हैं या तपेदिक बोलते हैं। एक सामान्य धारणा है कि ये भूत प्रेत की कहानी है या छुआछूत की बीमारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं तो लगभग वर्ल्ड के केसेस का 25% हमारे पास है। तो अभी अप्रोक्सीमेटली इंडिया में करंट सिचुएशन क्या चल रही है टीबी की? देखिए, आइडेंटिफिकेशन के साथ में अगर हम डिस्कशन करेंगे तो 2024 के डेटा पे हम लगभग 24 लाख डिटेक्टेड न्यू केसेस के साथ में थे। उम्मीद है कि इस साल का जो हमारे पास कैलकुलेशन या गणना आएगी वो कम आएगी। स्टार्टिंग में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? ट्यूबरकुलोसिस को हम बेसिकली पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में डिवाइड करते हैं। लंग्स का टीबी या लंग्स के अलावा शरीर के किसी भी हिस्से का टीबी, इसमें हम डिवाइड करते हैं। सिम्टम्स को हम प्रैक्टिकली दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे। एक हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, जैसे कि ठंड लग के बुखार आना, खास करके टीबी के मरीजों को शाम को 3-4 बजे के बाद में हल्का फीवर आता है 99-100 के आसपास। रात को स्वेटिंग होना, पसीने आना, 1 बजे 2 बजे रात को पसीने आ रहे हैं, आपको भूख कम लगना, आपका वेट कम होना, धीरे धीरे आपकी शरीर कमजोर होता जा रहा है, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स बोलते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास साइट स्पेसिफिक सिम्टम्स। अगर लंग्स जो सबसे कॉमन साइट है टीबी का, उसके अगर सिम्टम्स आएंगे तो उसमें खांसी आना, बलगम आना, बुखार के साथ में कभी कभी बलगम में खून आना, सांस में दिक्कत होना, ये लंग्स के सिम्टम्स होते हैं। अदरवाइज टीबी में और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स कई बार होते हैं हमारे पास। जी मिचलाना, कई बार अगर ब्रेन का टीबी है तो बेहोश जैसी कंडीशन होना या कंसंट्रेशन नहीं कर पाना, भूख कम लगना। अगर आंतों की टीबी है तो आप खाना नहीं खा पा रहे, बार बार आपको वॉमिटिंग हो रही है, तो वो साइट स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो टीबी होता है उसमें और कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो अफेक्ट हो सकते हैं? सर से लेकर के पैर तक शरीर के किसी भी हिस्से में टीबी हो सकता है। एक सामान्य जो नॉलेज है वो ये है कि जहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत कम है, हमारे बाल हो गए, हमारा नाखून हो गया, यहाँ पर हमें बहुत कम मिलता है। अच्छा। अगर हम लिटरेचर की बात करेंगे तो लिटरेचर में आप ये मान के चलें, थायराइड में हमें टीबी बहुत कम मिलता है, पेंक्रियाज में बहुत कम मिलता है। अदरवाइज लंग्स के अलावा लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस या गांठें होना एक कॉमन चीज़ है। हार्ट में पेरिकार्डियम ट्यूबरक्लोसिस हम बोलते हैं, हार्ट की जो झिल्ली होती है उसके चारों तरफ पानी भर जाता है, इसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस पेरिकार्डियम। ब्रेन में टीबी हो जाना एक कॉमन चीज होता है, आंतों की टीबी होना एक कॉमन चीज होता है, बोन्स की टीबी होना एक कॉमन चीज होता है, और फीमेल्स में स्पेसिफिकली जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन चीज होता है। आपने बोला लिम्फ नोड्स में हो जाता है, तो लिम्फ नोड क्या होता है? देखिए, पूरी बॉडी के डिफेंस सिस्टम होते हैं। भगवान ने हमारा शरीर बनाया तो बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम बनाया है। सो आप कहीं भी एक चीज को मान के चलें, कहीं एक सोसाइटी में कोई राइट्स हो गए, दंगे हो गए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वहां पर एक आर्मी इकट्ठी करेगी। बॉडी पे अगर बाहर के इन्फेक्शंस होते हैं, वायरस के, बैक्टीरिया के या किसी भी चीज के, तो बॉडी अपना डिफेंस सिस्टम बनाती है। आपने अपनी जो सेल्स पड़ी होंगी उसमें रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट पड़े होंगे। व्हाइट ब्लड सेल हमारी आर्मी होती है। अगर अफेक्टेड एरिया है तो उसके नियर बाई एरिया में व्हाइट ब्लड सेल्स के बंचेस इकट्ठे हो जाते हैं, और वो जो बंचेस बनते हैं उसमें गांठें जो बनती हैं उसको हम लिम्फ नोड कहते हैं। तो बेसिकली आपका डिफेंस सिस्टम है ये एक, कि उस एरिया में कुछ गड़बड़ चल रही है, कि बॉडी अपने जो आर्मी भेजती है उसको ठीक करने के उसको लिए। ठीक करने के लिए। तो जो ट्यूबरक्लोसिस होता है इसका मेन कैसे पैरासाइट से होता है, बैक्टीरियल होता है, फंगल होता है, इसका सोर्स क्या होता है? देखो, ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम से एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। आम पब्लिक में जिन लोगों को लंग्स का ट्यूबरकुलोसिस है या सांस की नली का ट्यूबरकुलोसिस है, जब वो खांसते हैं, बात करते समय जोर से हंसते हैं, तो ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर वो बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं। कुछ समय तक वो हवा में स्प्रेड रहते हैं। अगर आसपास कोई बंदा है और वो उस समय सांस ले ले,
हम लगभग 1 मिनट में 6 से 7 लीटर सांस अंदर बाहर करते हैं। वो अपने अंदर ले ले तो वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अच्छा। इसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। लेकिन ये टीबी नहीं है, बीमारी नहीं है। हमारी बॉडी भी उसको रिएक्ट करती है, उससे लड़ती है। जो हमारी बॉडी लड़ेगी उसमें कुछ ग्रॉन्स कॉम्प्लेक्स बनते हैं। जो हमारी डिफेंस सिस्टम हो गई या जो बैक्टीरिया है उसको हमने कवर करके रख लिया। लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो फिर वो बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में जा करके बीमारी लेकर के आते हैं। तो ये होता बैक्टीरियल, प्योर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नथिंग एल्स। और एंटीबायोटिक्स हम लोग देते हैं इसको ठीक करने के लिए? नहीं, ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट स्पेसिफिक होता है। अ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक आप इसको बोलोगे, लेकिन ये रूटीन एंटीबायोटिक से थोड़ा अलग होता है क्योंकि ये ट्यूबरकुलोसिस पर ही काम करती हैं। इसको हम एंटीबायोटिक नहीं बोलते, यूजुअली एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे लंग्स का आई गेस सबसे मेजर होता है, सबसे कॉमन लंग्स में सबसे कॉमन लंग्स का होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं खांसी होती है 8 हफ्ते तक होती है। कितना टाइम पीरियड एक पर्सन को देखना चाहिए कि इतना प्रॉब्लम हो रही है, उनके जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वो नोटिस कर सके उसको? राइट। देखिए, एक बहुत कॉमन चीज है कि हम अपनी खांसी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। राइट। हम ये मानते हैं कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या लंग्स में अगर आपको टीबी है और आपकी खांसी 2 से 3 हफ्ते लगातार बनी हुई है तो जरूर चेक करें। एसोसिएटेड कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, अगर आपको लो ग्रेड इवनिंग राइज फीवर आ रहा है, शाम होते होते हल्का फीवर आपको आ रहा है, आपको भूख कम लग रही है, आपका वजन कम होने लग रहा है और साथ में खांसी हो रही है, तो फिर आपको 2 हफ्ते भी वेट नहीं करना। अर्लीस्ट पॉसिबल इन्वेस्टिगेट कराओ अपने आप। तो फीवर का रेंज कितना? 99? यूजुअली लो ग्रेड रहता है, 99 to 101 तक रहता है। जैसे ये कम्युनिकेबल डिजीज है, आसपास के लोग हैं, उनको क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? कितना कम्युनिकेबल हो सकता है? कितना ट्रांसफर इसका रहता है साथ में? देखिए, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हम सबको सीखना चाहिए और कोरोना ने हमें सिखाया है। क्योंकि ये एयर ड्रॉप इन्फेक्शन है, इसका जो बैक्टीरिया है एक बार एयर में आने के बाद में कुछ मिनटों तक हवा में रहता है। हम ये कहते हैं कि लगभग 2 गज दूरी, या जिसको हम यूजुअली 6 फीट बोलते हैं, यूजुअली ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया 6 फीट के बियॉन्ड नहीं जाता है यूजुअली। लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क रहता है हमारे जो हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स होते हैं, क्योंकि केवल एक एक्सपोजर एक बार होना नहीं है, रिपीटेड एक्सपोजर होना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें इन्फेक्शन होने का। जो लोग क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ओवर क्राउडिंग है, प्रिजनर्स हैं जो रहते हैं, या ऐसे एरियाज जहां पर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है। फॉर एग्जांपल, एक रिस्क फैक्टर की बात करेंगे तो HIV एक बहुत कॉमन चीज है जिसमें ट्यूबरकुलोसिस एक होता है। डायबिटीज, इंडिया इज कैपिटल ऑफ डायबिटीज। डायबिटिक लोगों में ट्यूबरकुलोसिस का रिस्क बहुत हाई होता है। अच्छा। चिल्ड्रंस लेस देन 5 ईयर दे आर ऑन रिस्क। एल्डरली पर्सन जो 60 साल से ऊपर है दे आर ऑन रिस्क। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कांटेक्ट में आने के इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि एक बार टीबी का बैक्टीरिया आपके अंदर आया तो दैट्स एन इंसिडेंस ओनली, बीमारी नहीं है। अगर वो पर्टिकुलर एरिया में जाकर के ग्रो करेगा और अपने सिम्टम्स देगा, वो बीमारी है, जिसका प्रोबेबिलिटी हम ये मान के चलते हैं 1.5 to 3% के बीच में होता है। तो हमने ऐसे लास्ट वीडियो में बात करी थी कोमॉर्बिडिटीज के बारे में। तो ऑब्वियसली अगर जिस पर्सन को अलग अलग डिजीजेज हैं, अलग अलग बीमारियां, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो स्पेसिफिकली जैसे डायबिटीज बहुत प्रेवलेंट है इंडिया में, उन पेशेंट्स के लिए क्या रिस्क फैक्टर रहते हैं या क्या वो उसके बाद प्रिकॉशंस रख सकते हैं ताकि ऐसा कुछ ना हो? ट्यूबरकुलोसिस के रिस्क में जब हम कोमॉर्बिडिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले आप एक्सट्रीम ऑफ एज बोलेंगे, लेस देन 5 ईयर और मोर देन 60 ईयर्स। माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके बाद डायबिटीज मेलाइटस, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस, फॉर एग्जांपल HIV बहुत कॉमन चीज है और ट्यूबरकुलोसिस HIV में बहुत कॉमन होता है और एटिपिकल प्रेजेंटेशन बहुत होते हैं। पर्सन्स हु आर ऑन, ऐसे लोग जो स्टेरॉइड्स पर है, किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से स्टेरॉइड पर है, वो रिस्क पर है। ट्रांसप्लांट पेशेंट्स वो रिस्क पर हैं। ऐसे पेशेंट्स जो डायलिसिस पर होते हैं वो रिस्क पर हैं। जो ऐसे पेशेंट्स जिनको कोई ब्लड कैंसर है या किसी भी तरह का कैंसर है वो रिस्क पर है। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स डेफिनेटली हाई रिस्क पर होते हैं हमारे लिए। मतलब जहाँ जिस भी पर्सन की इम्यूनिटी वीक है, हाँ, तो उनको होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, उनको डिजीज होने का चांस हाई होता है। और कोई लाइक टाइम ऑफ द ईयर या कोई स्पेसिफिक टाइम जहाँ पे ज्यादा प्रेवलेंट होता है? नहीं, मॉनसून में ऐसा नहीं होता है।
कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। तो 12 महीने में ट्यूबरकुलोसिस इक्वल रहता है। डेटा भी ये कहता है कि लगभग सेम मिलता है हमें, क्योंकि हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट सबसे कॉमन चीज होती है हमारे लिए, या वर्क प्लेस कॉन्टैक्ट सबसे कॉमन हो, तो ऐसा कोई सीजन स्पेसिफिक नहीं है ये। तो गवर्नमेंट शायद उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है रिगार्डिंग ट्यूबरक्लोसिस, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के लिए जो मेजर चीजें हैं उसको हम गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट NTEP के अंदर ट्यूबरकुलोसिस पे कंट्रोल में बहुत अच्छा काम करती है। नंबर 1, डिटेक्शन ऑफ द डिजीज, बीमारी का पता करना। जितने भी सैंपल हैं गवर्नमेंट में सब फ्री होते हैं। ट्रीटमेंट है गवर्नमेंट का, सब फ्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्यूबरकुलोसिस में ड्रग सेंसिटिविटी एंड ड्रग रेजिस्टेंस। किसी पेशेंट को केवल सेंसिटिव ड्रग सेंसिटिव टीबी है या रेजिस्टेंट टीबी है, रेजिस्टेंट टीबी के डायग्नोसिस के सारे टेस्ट गवर्नमेंट फ्री करती है हमारे लिए। अच्छा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट मैंने बताया, माल न्यूट्रिशन एक कॉमन चीज है। गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करने के लिए ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स को कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी करती है, जिससे कि वो अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन कर सकें। छोटे छोटे लेवल पे सपोर्टिंग सिस्टम होता है जिसमें डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट दिया जाता है। कहीं भी आपको कहीं भी ट्रीटमेंट फेलियर हो रहा है तो गवर्नमेंट उनको फॉलो करती है। सेकंड, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है। अगर किसी भी घर में एक टीबी का पेशेंट मिला है, पूरी फैमिली की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है। रिक्वायर्ड लोगों को टीबी प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे कि आप स्प्रेड को बचा सको। रेगुलर अवेयरनेस कैंपेन चलते हैं गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट इज डेफिनेटली ट्राइंग अ लॉट। जो प्राइवेट सेक्टर है वहां अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है। मल्टीपल डॉक्टर्स आर यूजिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रेजिम्स, बट काफी कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर में लोग इसको हेल्प करते हैं। स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट होता है ट्यूबरकुलोसिस का वो लोगों को देते हैं। तो जैसे माल न्यूट्रिशन इज लाइक अ मेजर फैक्टर दैट इम्पैक्ट टीबी, कौन से ऐसे कोई स्पेसिफिक विटामिन मिनरल्स या डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए, जैसे विच कैन मे बी इंक्रीज इम्यूनिटी और चांसेस ऑफ गेटिंग टीबी हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि हमारी बॉडी में, आपने एक चीज सुनी होगी जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमारा डिफेंस सिस्टम है, और अधिकतर एंटीबॉडी का जो पोर्शन होता है वो प्रोटीन होता है। चूंकि ट्यूबरकुलोसिस आपका वेट कम करता है, आपकी बॉडी में से प्रोटीन लॉस बहुत ज्यादा करता है, तो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को हमेशा रिकमेंडेड होता है कि वो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन जरूर कंज्यूम करें। तो हाई प्रोटीन डाइट इज ऑलवेज रिकमेंडेड। जैसे प्रोटीन अगर रहता है मसल मास के लिए, बॉडी एनर्जी के लिए, बॉडी फंक्शनिंग में बहुत जगह प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। कोई ऐसे फूड्स आप रेकमेंड करते हैं कौन सा डाइट में जो जैसे हर कोई नॉनवेज में थोड़ा प्रोटीन कंटेंट ज्यादा रहता है, जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको क्या लेना चाहिए? राइट, चूंकि नॉर्थ इंडिया में हम रहते हैं और नॉर्थ इंडिया में प्राइमरी वेजिटेरियन पॉपुलेशन ज्यादा है, प्रोटीन्स के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं। लोगों को लगता है कि प्रोटीन नॉन वेज कंपोनेंट है, बट प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूंगा दूध में, दही में, अगर आप एग्स ले सकते हैं, दालें आप ले सकते हैं, सोयाबीन आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो नट्स होते हैं हमारे या ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो हम ले सकते हैं, स्प्राउट्स हम ले सकते हैं। इन सब में प्रोटीन के कंटेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। हमारा टारगेट यूजुअली ये होता है कि आपको आपके बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम पर केजी मेंटेनेंस चाहिए। अगर मेरा 50 किलो का वेट है तो लगभग 50 ग्राम प्रोटीन मुझे रोज चाहिए। अगर मैं डिजीज्ड हूं और मुझे पॉजिटिव साइड में चाहिए तो मैं 1.2 से 1.5 जाऊंगा ग्राम पर केजी। इस तरह इतना मुझे मेंटेन करना है। सो थोड़ा ड्रॉबैक रहता है कि नॉर्थ इंडिया की साइड में प्राइमरी हम कार्बोहाइड्रेट और फैट डिपेंडेंट है, पर हमें एक बैलेंस डाइट की डेफिनेटली जरूरत है, जिसमें हम अपने प्रोटीन कंटेंट को अप्रोप्रिएट रख सकें। और जिन लोगों का अगर प्रोटीन डाइट से फुलफिल नहीं हो रहा तो सप्लीमेंट्स उनको लेने चाहिए? प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए अगर आपकी जो मैंने बताया डाइटरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। बट चैलेंज इज कि आप ब्लाइंडली मार्केट से उठा के प्रोटीन सप्लीमेंट मत, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट के नाम पर हमारे पास बहुत सारी फोर्टिफाइड चीजें आती हैं। बहुत सारे लोग उसमें स्टेरॉइड मिलाते हैं विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। बिकॉज जैसे आपने बोला बहुत मिलावट रहती है, या इन सप्लीमेंट्स में फेक प्रोटीन हम लोग बोल सकते हैं वो बहुत आते हैं। वे प्रोटीन का कुछ आप बता सकते हैं कैसा होता है? वे प्रोटीन यस, कंटेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास अच्छे ब्रांड के प्रोटीन्स हैं, वे प्रोटीन तो आप बिल्कुल यूज कीजिए। आजकल आराम से मिलते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा कंपनियों के, बट बहुत अच्छे ब्रांड के प्रोटीन मार्केट में मिल जाते हैं हमें, और बिल्कुल आराम से आप ले सकते हैं। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, जैसे जो टीबी का हम लोग, जैसे किसी पर्सन को डायग्नोस हुआ, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे,
तो स्टार्टिंग में जैसे क्या रहता है कि आके क्या कंसर्न रहता है उनका कि हमें डायग्नोस करना है, क्या प्रॉब्लम लग सो ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप हिस्ट्री से शुरू करोगे। पेशेंट के सिम्टम्स क्या है, मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स उसको, लो ग्रेड फीवर, चिल्स, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, या साइट स्पेसिफिक हो गए, 3 हफ्ते से ज्यादा की खांसी हो गई, बलगम में खून आना हो गया, अब सिम्टम पहुंच के आपके दिमाग में आएगा कि इसको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ओके। कहीं कोई गांठ हो रही है, इनफर्टिलिटी है, इसको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। एनोरेक्सिया क्या होता है? एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख कम लगना, अच्छा। इसको हम एनोरेक्सिया बोलते हैं, राइट। देन आप इनिशियल हिस्ट्री लोगे उसका कांटेक्ट की, क्या उसके क्लोज कांटेक्ट में, स्पेसिफिकली लास्ट 2 इयर्स में कोई कांटेक्ट में तो नहीं आया। 2 इयर्स में? हाँ, ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में आज गए हैं तो हो सकता है आपको 2 साल बाद टीबी हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो। सो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तो किसी के कांटेक्ट में आया ही नहीं। एक बहुत कॉमन चीज जो हम लोग नोटिस करते हैं डे टू डे प्रैक्टिस में, हमारे घर में मेड्स आते हैं काम करने के लिए, दे आर इन्फेक्टेड बिकॉज ओवर क्राउडेड एरिया में रहते हैं। और रादर अब तो आप ये कहोगे कि ये पहले कंसेप्ट था कि ट्यूबरकुलोसिस इज ए पुअर मैन्स डिजीज, लेकिन अगर आप इतिहास खोल के देखोगे तो हिंदुस्तान के टॉप एक्टर्स को टीबी हो चुका है, टॉप पॉलिटिशियंस को टीबी हो चुका है, और टॉप बिजनेसमैन को टीबी है। सो दिस इज नो मोर ए पुअर मैन्स डिजीज नाउ। सो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री आप ट्रेस करोगे कि लास्ट 2 ईयर में वो किसी बंदे के संपर्क में आया जिसको टीबी हो, ड्रग सेंसिटिव या ड्रग रेजिस्टेंट किसी को फैमिली में रह चुका है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, उसका डायबिटीज स्टेटस क्या है, उसका HIV स्टेटस क्या है, राइट। तो ये हो गया इनिशियल हिस्ट्री बेस्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं। अगर पल्मोनरी या लंग्स का टीबी है तो हमें बलगम की जांच करना या स्पुटम टेस्ट करना और एक्सरे देखना, ये 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अच्छा। अगर यहाँ से हमारा कंक्लूड होता है मैटर, तो हम ड्रग सेंसिटिविटी पे जाते हैं। मींस अगर एक्सरे में लगता है कि लंग्स में कोई पैचेस आ रहे हैं या निमोनिया जैसी पिक्चर आ रही है, स्पुटम हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उसका कल्चर करके सेंसिटिविटी देखें। कुछ मॉलिकुलर टेस्टिंग होते हैं जिनको हम CB नेट या जीन एक्सपर्ट बोलते हैं, या कुछ लिक्विड मीडिया कल्चर होते हैं जिसके बेस पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये टीबी की किस दवाई को रेस्पॉन्ड करेगा, कहीं ये रेजिस्टेंट टीबी तो नहीं है। तो इस तरह से हम पल्मोनरी को करते हैं। कई बार हमें सैंपल नहीं मिलते, खास करके छोटे बच्चे हैं, वहाँ पर आपको स्पुटम या बलगम नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में हम गैस्ट्रिक लवाज लेते हैं, कभी कभी स्टूल टेस्ट करते हैं छोटे बच्चों का, जिसमें हम CB नेट करते हैं। बड़े लोगों में हम कई बार ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, लंग्स के अंदर हम अंदर जाते हैं, वहाँ से सैंपल लाते हैं, CT स्कैन करते हैं। तो बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइड पे अगर मान लो लिम्फ नोड है तो हम FNAC करते हैं। FNAC का मतलब सुई डाल के लिम्फ नोड में से सैंपल निकालते हैं, उसको जांच करते हैं। तो सैंपल क्या होता है, मतलब एक कुछ पार्ट होता है नोड का, या सैंपल क्या बोलते हैं? नहीं, सो सैंपल अलग अलग तरह से है। अगर मैं लंग्स के टीबी की बात करूंगा तो मुझे बलगम चाहिए जो मेरे लंग्स के अंदर है। अगर लंग्स के बाहर पानी इकट्ठा है जिसको हम प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, तो मुझे पानी निकाल के उसको जांच के लिए भेजना है। अगर लिम्फ नोड है तो मुझे लिम्फ नोड के अंदर का मटेरियल चाहिए। अगर मेरे ब्रेन में टीबी है तो मुझे रीढ़ की हड्डी से ब्रेन का पानी निकाल के जांच के लिए भेजना है। अगर एब्डोमेन का टीबी है तो हमें वहाँ का लोकल साइट सैंपल चाहिए। तो ये सैंपल कहलाते हैं। उनको हम फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये टीबी है या नहीं है, और अगर टीबी है तो उसका ड्रग सेंसिटिविटी या ड्रग रेजिस्टेंस क्या है। कोई ऐसा केस, इंटरेस्टिंग केस, या फिर जो हार्ड टू ट्रीट था या हार्ड टू आइडेंटिफाई था, आप शेयर कर पाए? आपके इतने लॉन्ग एक्सपीरियंस में आपने देखा होगा। देखिए, लगभग 25 साल हो गए मुझे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हुए। 2 केस बताऊंगा। जब मैं अपने MD में था तो 2 सिस्टर्स थी मेरे पास, बट दे वर द अर्नर ऑफ द फैमिली। क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस का चैलेंज ये होता है बॉस कि फैमिली का जो सबसे अच्छा अर्नर होता है ना, यंग एज, उसको अफेक्ट करता है और पूरी फैमिली सोशो इकोनॉमिकली परेशान होती है। और वो 2 पेशेंट्स लगभग 1 साल से डायग्नोसिस के बिना चल रहे थे। उन्होंने कितने लोगों को स्प्रेड किया होगा नहीं पता, बट व्हेन दे केम टू अस, जब वो हमारे पास आए तो वो बहुत बुरी हालत में थे। उनको बचाना, उनको एडमिट किया, ऑलमोस्ट हमने 3 महीने तक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, और यू विल सरप्राइज टू नो कि दोनों की शादी अटेंड करने में गया था। अच्छा। सो ये केस होता है जो लगता है कि हाँ आपने कुछ किया। और अभी एक रिसेंट में 1 महीने पुरानी बात है, झज्जर से एक यंग लड़की आई थी, 18 ईयर फीमेल।
शी वॉज हैविंग फीवर इन लास्ट उसको 2 महीने से फीवर हो रहा था और कोई डायग्नोसिस नहीं बन रहा था उसका। एंड शी नोट उसको पता लगा कि उसको डिसामिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस है। डिसामिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस हम बोलते हैं जब शरीर में एक से ज्यादा हिस्सों में टीबी हो। अच्छा। उसके ब्रेन में टीबी था, उसके लंग्स में टीबी था और उसके लिम्फ नोड में टीबी था। और शी इज डूइंग वेल। इनफैक्ट 2 दिन पहले वो मुझे दिखा कर गए हैं एंड नाउ शी इज डूइंग वेल। ओके, तो जैसे आपने बताया कि जो आपका सिस्टर आई थी, दे वर इन अ वेरी बैड कंडीशन, तो वो बैड कंडीशन को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्या होता है उसमें? सो जैसे जैसे ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन आपके लंग्स को इन्वॉल्व करता जाएगा, आपके पास केवल खांसी के सिम्टम्स नहीं रह जाते हैं, आपके बलगम में खून आने लग जाता है, लंग्स के अंदर बड़ी बड़ी कैविटीज बन जाती हैं, आपको सांस की दिक्कत होने लग जाती है, आपका बॉडी वेट बहुत कम होने लग जाता है और लेटर स्टेजेस में फाइब्रोसिस या ब्रोंकिएटेसिस, ये टर्म होती है कि लंग्स में जूट पड़ना या गड्ढे पड़ना, इस तरह के चेंजेस आने लग जाते। तो जैसे जैसे आपका डायग्नोसिस डिले होगा, ट्रीटमेंट डिले होगा, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने लग जाता। जैसे मैंने बताया दोनों यंगर सिस्टर का, उन दोनों का वेट लेस देन 30 kg था। सो इस तरह की चीजें हमारे सामने आ जाती। और जैसे ब्रोंकाइटिस होता है, उसमें क्या होता है लोगों को? राइट। सो ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है, ब्रोंकस हम किसे बोलते हैं? ब्रोंकस बोलते हैं हम सांस की नलियों को। सांस की नलियों में कोई भी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होना को हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। अच्छा। आइटिस का मेडिकल वर्ड होता है इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन। उसमें कोई भी इन्फेक्शन होना उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। आम भाषा में यूजुअली हम अस्थमा, दमा या एलर्जी के मरीज को ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। तो कुछ ऐसा भी होता है कि जो स्मोकर्स हैं, जो सिगरेट स्मोकर्स हैं, उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं या उनको ज्यादा होता है? यस, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। स्मोकर्स को ट्यूबरकुलोसिस या कोई भी लंग्स का प्रॉब्लम होने का रिस्क हमेशा हाई होता है। और उसकी वजह क्या होती है? अगर हम मेडिकल साइंस की बात करेंगे, हमने अगर एनाटॉमी पढ़ी होगी, तो जो जितना मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, मेरी नाक से लेकर के अंदर तक पूरे जो हमारे सांस की नलियां होती हैं, इसके ऊपर छोटे 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 बाल होते हैं जिसको हम सीलिया बोलते हैं। एल्विलाई हमारे लंग्स के वो छोटे छोटे हिस्से हैं जिसमें एयर एक्सचेंज होता है। जो सीलिया होते हैं उनका काम होता है एक पूरी म्यूकस लेयर को चलाते रहना। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, आपने खेत देखे होंगे, एक फसल खड़ी हुई है और हवा चल रही है, जिससे कि हमारे सांस में कुछ भी बाहर का पार्टिकल जा रहा है हम उसको बाहर निकाल सकें। अच्छा। अगर आप स्मोकर हैं, आपके साथ में मल्टीपल केमिकल अंदर जा रहे हैं और वो जो आपके सीलियरी लेयर है और म्यूकस डिफेंसिव लेयर है, आप उसको खत्म कर रहे हैं। आप जैसे उस लेयर को खत्म करोगे, आपके इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाएंगे। तो ट्यूबरकुलोसिस या कोई भी लंग्स का इन्फेक्शन स्मोकर्स में हमेशा ज्यादा होता है। तो अब जैसे अगर कोई स्मोकर है तो उनकी हैबिट होती है कि एक तो क्विटिंग बहुत उनके लिए मुश्किल होता है, तो उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि वो इमीडिएटली तो नहीं क्विट कर सकते। तो फिर क्या सिनेरियो रहता है कि कम करना चाहिए, कैसे क्विट करना चाहिए, या क्या उसका फर्दर जो कंटिन्यू कर रहे हैं स्मोकिंग उसके बाद भी क्या इम्पैक्ट होगा उसमें? देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। स्मोकर क्विट करेगा काउंसलिंग पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हमारा आज का जो मेडिकल सिस्टम है या हमारा जो सोसाइटी सिस्टम है, वो समझाने के लिए तो मेडिसिन 10 तरह की दे देगा, लेकिन बैठ के उसको काउंसलिंग नहीं करेगा कि प्रॉब्लम क्या है। राइट। सो यस, यू आर राइट कि स्मोकर को क्विट करना आसान काम नहीं होता, लेकिन आई टेल यू विद माय एक्सपीरियंस 50% पेशेंट केवल काउंसलिंग पे स्मोकिंग क्विट कर देते हैं। बिकॉज द रूल इज ओनली वन, केवल एक रूल है, आइदर नाउ और नेवर। नाउ और नेवर, सिंपल रूल है। उसको हमें काउंसलिंग करना है कि ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं, स्मोकिंग की वजह से बढ़ रही हैं, आप इसको छोड़ें। बहुत लोग क्विट कर भी देते हैं। आई टेल यू, अगर आप अच्छी काउंसलिंग कर रहे हो तो द रेशो इज 50%। काउंसलिंग पे डिपेंड कर, आपको टाइम स्पेंड करना है पेशेंट के साथ में, उसको समझाना है स्मोकिंग के नुकसान क्या, क्योंकि स्मोकिंग हम मजे के लिए कर रहे हैं। जब उसको पता लगा कि प्रॉब्लम है ये मजा, तो वो छोड़ देता है। वो छोड़ देता है, वही सजा बन जाती है। फिर स्मोकिंग की वजह से तो सर बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं, पेशेंट्स को इंक्रीज हो रही है। अल्कोहल से भी कुछ फर्क पड़ता है? यस, अल्कोहल आपके डिफेंस सिस्टम को उड़ाता है। 2 चीजें बोलूंगा ट्यूबरकुलोसिस के केस में। अल्कोहल आपके डिफेंस सिस्टम को खत्म कर रहा है, तो जो इम्यूनो कंप्रोमाइज कंडीशन आपकी अल्कोहल की वजह से बन रही है, जो टीबी का बैक्टीरिया आपकी बॉडी में सोया पड़ा है वो जग जाता है। तो अल्कोहलिक में इंसिडेंस इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, ट्यूबरकुलोसिस का जो ट्रीटमेंट होता है उसका एक मेजर साइड इफेक्ट लिवर के ऊपर होता है। इसको हम ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस बोलते हैं। अल्कोहलिक्स में ये इंसिडेंस बहुत ज्यादा होते हैं। अल्कोहल वाले पेशेंट को टीबी का इंसिडेंस इंक्रीज होता है, एज वेल एज
अल्कोहल वाले पेशेंट को टीबी के ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं। जैसे फैटी लिवर होता है वो नॉन अल्कोहलिक पर्सन्स को भी हो जाता है, तो उनके लिए भी फिर तो रिस्क उतना ही रहेगा। फैटी लिवर, यस, अगर एक लिमिट तक आप जा रहे हो, कुछ हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, हम केपीए और कैप करके कुछ हमारी वैल्यूज होती हैं, उसमें एक लिमिट को अगर हम क्रॉस कर रहे हैं तो आपकी रिस्क डेफिनेटली बढ़ती है। लेकिन फैटी लिवर एज सच बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं है अगर आपका ग्रेड 1 ग्रेड 2 है। और एक जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में बात करी कि जिनका बहुत सिवियर कंडीशन हो गया था ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड अनडायग्नोसिस, और उसके बाद हमने फिर क्या स्टेप्स लिए आगे उसको क्योर करने के लिए, या क्या ट्रीटमेंट हम लोग फॉलो करते हैं? ऑलराइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू करना और ड्रग सेंसिटिविटी पैटर्न के बेस पर ट्रीटमेंट शुरू करना। तो सबसे पहले आपको उसका ड्रग सेंसिटिविटी सैंपल भेजना है। आजकल जीन एक्सपर्ट या सीबी नेट करके कुछ मॉलिकुलर बेस्ड टेस्ट होते हैं जो आपको इमीडिएट एक दिन में बता देते हैं कि आपके पास रिफार्मसिन ड्रग का रेजिस्टेंस है या नहीं है, जिसको हम ड्रग रेजिस्टेंस से डिफरेंशिएट करते हैं यूजुअली। अगर सेंसिटिव ड्रग है तो हमारा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट थेरेपी होती है। शुरू के 2 महीने के लिए हम इंटेंसिव फेज देते हैं जिसमें 4 ड्रग होती हैं। उसके बाद हम 4 महीने के लिए कंटिन्यूस फेज देते हैं जिसमें 3 ड्रग होती है। WHO ने वर्ल्ड लेवल पे कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में ये ट्रीटमेंट चेंज किया है, हिंदुस्तान में अभी नहीं हुआ है, लेकिन वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज ने इसको चेंज करके 4 महीने पे लाए हैं। जो स्टैंडर्ड टीबी का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ 6 महीने का है, कुछ जगह पर 4 महीने का है। स्पेसिफिक केसेस में हिंदुस्तान में भी शायद जल्दी आ जाएगा ये। साथ के साथ इंपॉर्टेंट होता है आप उसकी मॉनिटरिंग करें न्यूट्रिशन की और ड्रग्स के साइड इफेक्ट की। अगर आप अच्छा पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस बना करके ट्रीटमेंट देते हैं तो आप अच्छा आउटकम निकाल सकते हैं। और आपको समझना चाहिए कि ट्यूबरकुलोसिस इज ए डिटेक्टेबल, ट्रीटेबल एंड क्यूरेबल डिजीज। मतलब देयर इज अ गुड चांस ऑफ द पर्सन क्यूरिंग एंड रिटर्निंग टू अ नॉर्मल लाइफ 100%। अगर आप वक्त पर डायग्नोसिस बनाते हैं, पूरा ट्रीटमेंट लेते हैं, आप अपनी नॉर्मल लाइफ जिएंगे। और एक जैसे हमने बात कही थी कि जो फैमिली जो अर्नर हैं उनको और ये तो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इसके अराउंड सोशल स्टिग्मा भी बहुत हो जाता है, फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत आते हैं उस पर्सन को। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम उनको क्या एडवाइस दे सकते हैं कि इफ उनकी विसिनिटी में एनी पर्सन इज डायग्नोस्ड विद टीबी तो उनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए उस पर्सन के टुवर्ड्स? वेरी गुड। ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल करने के लिए जो आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है वो सोशल स्टिग्मा है हमारा। लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमें टीबी है। लोगों को डर लगता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, लोगों को डर लगता है कि मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। ऑब्वियसली ये मेजर फैक्टर्स हैं हिंदुस्तान में। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो ये होता है कि एक्सेप्ट करो कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है, डिनाय मत करो, क्योंकि आप जितना डिले ट्रीटमेंट में करोगे उतना आपकी हेल्थ खराब होगी, एज वेल एज आपकी वजह से और लोगों को बीमारी स्प्रेड होने का रिस्क है। एक्सेप्ट इट। सोसाइटी को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि यस ये ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, अंडर ट्रीटमेंट है, बहुत जल्दी ठीक होकर के सोसाइटी की सारी एक्टिविटीज को करेगा। जब हम इन्फेक्टिविटी की बात करते हैं, ऐसे लोग जिनको लंग्स का टीबी है या एयरवे सांस के रास्ते का टीबी है, सामान्यतः 3 से 4 हफ्ते ट्रीटमेंट लेने के बाद उनकी इन्फेक्टिविटी खत्म हो जाती है। मतलब वो किसी और को स्प्रेड नहीं करेंगे, वो स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग जिनको लंग्स के अलावा शरीर के किसी और हिस्से की टीबी है वो भी स्प्रेड नहीं करते। ये कोई जेनेटिकल डिजीज नहीं है कि आपके जेनेटिक्स में चली गई। तो लोगों को इसके फैक्ट समझने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को ये समझना है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ में आप प्रॉपर क्योर हो जाओगे। बर्तन अलग कर देना, कपड़े अलग कर देना, ये कोई रीजन ही नहीं है इन सब चीजों का। आपको केवल रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का फॉलो करना है। शुरू के 3 से 4 हफ्ते पेशेंट मास्क लगा करके रखेंगे और 6 फुट की दूरी बना के रखेंगे, रेगुलर ट्रीटमेंट लेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यही हमारा गोल है कि कैसे हम एक पर्सन का जो सोशल एस्पेक्ट है, फिजिकल एस्पेक्ट है, मेंटल एस्पेक्ट है, जो डिजीज पर्सन है उनका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, तो वो एक क्यूमुलेटिव वे में उनको कंफर्टेबल क्योरिंग और हेल्दी जर्नी मिले टुवर्ड्स रिकवरिंग। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड सेशन सर। आई गेस जो ऑडियंस है उनको काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिला। तो थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस एंड विल लुक फॉरवर्ड टू मोर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।